बताते जाओ और क्या क्या है। बताओ तीन, कोई भी तीन स्ट्रक्चर का नाम बताओ। ठीक, और पहले तो ये बताओ ये कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? जो न्यूक्लियस कहाँ है इसमें? न्यूक्लियस दिख रहा है? तो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? तो क्या हो गया तुमको? प्रोकैरियोटिक है ना? प्रोकैरियोटिक सीलियम होता है क्या? नहीं होता। एक और नाम बताओ कोई सा। अरे अंदर ही क्यों देख रही हो, बाहर भी देखो, लेयर्स को भी देखो। क्या 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 बोली? सही बोल रही थी, सेल वॉल है। और बढ़िया, चलो भाई बताओ अरीना, सबसे पहला वाला क्या है? उसके बाद सेट अप। कहाँ गई तुम? बताओ ये क्या है? ये क्या है? सेट अप। ये लड़की जो सामने बैठी है, तुम बताओ जल्दी, ये तीनों क्या है? कौन सा फिल्म है? ये क्या है बताओ? ये क्या है? महिमा बताओ, फ्लैजिला कौन सा प्रोटीन से बना है? और पिलाइट और तिमरी? देख के बताओ जल्दी। नाम सुना क्या? अभिराज ये क्या है? क्रोमैटोफोर। गुड। अभिराज के पीछे बीच में जो बैठा है ये क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। गुड, सिट डाउन।
उसके लेफ्ट और राइट, लेफ्ट में जो बैठा है ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आउटर कवरिंग है। किस चीज से बनता है ये? कार्बोहाइड्रेट से बनता है ये। अगर ये मोटा लेयर होगा, थिक लेयर होगा तो क्या बोलेंगे? कैप्सूल। और अगर पतला थिन लेयर होगा तो स्लाइम लेयर। इन दोनों में से कौन सा लेयर डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है? कैप्सूल प्रिवेंट करता है। गुड, सिट डाउन। उसके इधर साइड वाला सेल वॉल किस चीज से बना है? हाँ? से मत बोलो, हार्ट अटैक आ जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है। ग्लाइकैन में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मोइटीज हैं? याद आ रहा है कुछ? उसका पीछे वाला बताओ। पेप्टिडोग्लाइकैन का जो ग्लाइकैन है उसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मोइटीज होते हैं? फुल फॉर्म बताओ। N-acetyl म्यूरामिक एसिड। ग्लाइकोसामाइन लिखा था या ग्लूकोसामाइन? N-acetyl ग्लूकोसामाइन एंड N-acetyl म्यूरामिक एसिड। बैठो। उसके बगल में जो है ये मेसोसोम क्या होता है? अरे इधर देखो, इधर बना हुआ है। बताओ क्या दिख क्या रहा है? डायग्राम में कुछ दिख रहा है? क्या नजर आ रहा है तुमको? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों होता है मेसोसोम? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ाना है सरफेस एरिया? ताकि एंजाइम ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट किया जा सके। कौन कौन सा एंजाइम या किस किस काम में आता है ये मेसोसोम? बैठो, उसका पीछे वाला बताएगा। इसका मोबाइल बचा है, अगला सवाल तुम्ही से रहेगा, पढ़ लिए रहो। अभी तक तुम बताओ मेसोसोम के बारे में। वो तो बता दिया, फंक्शन बताओ। और इधर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बनाएगा टोमाटोफोर। हाँ चलो ठीक है। और इधर बाहर में कुछ है जिसका फॉर्मेशन करता है ये? नहीं बताएगा? सेल वॉल। बैठो। हाँ, मोबाइल किसका बजा था इधर? बता दो, नहीं तो दोनों खड़े हो गए पीछे के। दोनों को सवाल पूछेंगे। जिसका मोबाइल बजा है वो खड़े हो जाए चुपचाप। और मेरे ख्याल से ये रितुल का ही मोबाइल है। हाँ चलो रितु, खड़े हो जाओ। बताओ फिमरी क्या है? अरे तू तो एब्सेंट थी ना कल, इसीलिए क्लास आंसर। बताओ फिमरी क्या है? बताओ। हाँ ये तो मैं जानता हूँ। फिमरी क्या है ये बताओ। एब्सेंट थी तो क्या मतलब नहीं आएगा ये टेस्ट में? एब्सेंट रहते हैं तो क्या करते हैं? पूछते हैं कि भाई आज क्या पढ़ाया गया, है ना, और देखते हैं उनका नोट। हाँ तो पूछ ली ना, तो बताओ मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ। फोटो देख करके बताओ क्या है। अरे यार बताओ यार। फटाफट से मेरे को फंक्शन बता दो, तीनों का एक-एक फंक्शन। तीनों का एक-एक फंक्शन बताओ मेरे को। तब जब तक कि तुम फंक्शन देखती हो मैं आगे से किसी जगह कुछ पूछ लेता हूँ। कहाँ तक पढ़ाया गया था? फ्लैजिला भी पढ़ा दिया गया था। पढ़ा तो दिया गया था फ्लैजिला। पूरा डायग्राम वायग्राम बना के सब क्लियर हो गया था। यस सर। तीनों फंक्शन देख ली? हाँ चलिए, तीनों का क्या फंक्शन बताओ मेरे को फटाफट। हाँ हाँ ये भी सही आंसर है। पोस्टस अटैचमेंट होता है ना भाई, सही बोली हो गलती से।
पिलाई का क्या फंक्शन है? पिलाई का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना। अरे डांस करना नहीं बोले हैं, आंसर बताओ। पिलाई भी सेल अटैचमेंट किससे? बताओ। नहीं पता है तुमको? पढ़ो दोनों को, खड़े खड़े पढ़ो। जब तक दोनों का जवाब नहीं दोगी नहीं बैठोगी। इसलिए तो तुमको बोला गया था 2 फंक्शन पढ़ लो, एक एक फंक्शन तीनों का, फिर बताना और बढ़िया ना। तो देखो किसी से मंगो, पूछो। तब तक मैं कुछ और पूछ लेता हूँ इधर। लीजा बताओ, फ्लैजिला कौन से 3 स्ट्रक्चर से बनता है? मतलब 3 कंपोनेंट क्या है फ्लैजिला के? बेसल बॉडी, हुक और शैफ्ट। बेसल बॉडी, हुक एंड शैफ्ट। ठीक। ये किस टाइप का मूवमेंट शो करता है? कैसा मोशन होता है इसमें? 360 डिग्री वाला होता है। ठीक है, बैठिए। चलो ठीक, पढ़ ली? बताओ। अरे फंक्शन बताओ मेरे को सिर्फ। फंक्शन दिखा तो बहुत दुनिया भर की चीज दिखा दूंगा, फिर बताओ ना भाई। Attach for conjugation. हाँ, फ्लैजिला का फंक्शन लॉन्गर रहता है और क्या रहता है नहीं पूछा गया। क्या करता है फ्लैजिला? क्या करता है? अटैचमेंट नहीं करता। पता करो, देखो पता करो। अरे इन जनरल फ्लैजिला का क्या मूवमेंट रहता है? मतलब क्या फंक्शन रहता है? वो तो इतना भी नहीं बता पाते तुम लोग। क्या अरे बता देते क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। गुड, सिट डाउन। चलिए, फ्लैजिला हम लोग पढ़ लिए थे। फ्लैजिला में कोई डाउट है? स्ट्रक्चर में क्लियर है? चलिए, और उसके बाद क्या बचा था? न्यूक्लियोइड। भाई न्यूक्लियोइड क्या है? बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल है ना? कैसा है ये? आरएनए होता है या डीएनए होता है? डीएनए होता है भाई। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मतलब कि न्यूक्लियोइड डीएनए से बना रहता है। डायग्राम में देख करके बताओ, सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड? डबल स्ट्रैंडेड होता है। लीनियर है या सर्कुलर? सर्कुलर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है या नेकेड है? क्या? नेकेड होता है, मतलब नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक। अब हम लोग जो पढ़े थे यूकारियोट्स में कि डीएनए के कौन से प्रोटीन के आसपास बंधाता है? हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, तो हिस्टोन एब्सेंट। हिस्टोन एब्सेंट रहता है। नेकेड के बगल में लिख लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और इस न्यूक्लियोइड के और भी कुछ कुछ नाम हैं, जैसे प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। इसमें जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसा न्यूक्लियस को इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या? न्यूक्लियस नहीं रहता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही रहता है, इसलिए हम लोग इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब है क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसलिए ये अगर क्रोमोसोम बनाएगा, मतलब अगर इसको हम क्रोमोसोम कंसीडर करें तो हम लोग उसको प्रिमिटिव क्रोमोसोम या
नॉट ट्रू क्रोमोसोम, तो ट्रू क्रोमोसोम कंसीडर नहीं करते हैं, नॉट ट्रू क्रोमोसोम। समझ आया कैसा होता है ये? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि लीनियर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि सर्कुलर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, इसको न्यूक्लियोइड प्रोक्रोमोसोम, जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहता, इसलिए हम लोग इसको ट्रू क्रोमोसोम कंसीडर नहीं करते। तो इसमें क्या क्या रहता है फिर? लास्ट पॉइंट में लिखिए आरएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। आरएनए रहता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन रहता है, और डीएनए तो रहता ही है। क्लियर? ये इसका मेन जेनेटिक मटेरियल है जिससे इसका पूरा लाइफ साइकिल कंट्रोल होता है। इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा और भी कुछ छोटे छोटे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसको क्रोमोसोम कंसीडर कर रहे हैं इसका, तो बाकी जो छोटे छोटे जेनेटिक मटेरियल होंगे ये कहलाएंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड। तो दीज आर प्लाज्मिड्स। क्या है ये? जो मेन जेनेटिक मटेरियल है जिसको अगर हम क्रोमोसोम कंसीडर करें तो ये क्रोमोसोम के बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कैसा होता है ये प्लाज्मिड? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड समझते हो ना? तो ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये सेल के लाइफ के लिए जरूरी नहीं होता, मतलब अगर प्लाज्मिड नहीं भी होगा किसी बैक्टीरिया में तो भी वो जिंदा रह लेगा, उसका लाइफ आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। तो प्लाज्मिड होने से क्या होता है? प्लाज्मिड बैक्टीरिया को स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लाज्मिड प्रोवाइड स्पेशल कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। जैसे कि बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स में मर जाते हैं, है ना? टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक्स का नाम है, तो एंटीबायोटिक दोगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। तो अगर वो वाला प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में है तो वो बैक्टीरिया उस टेट्रासाइक्लिन में नहीं मरेगा। तो ऐसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं प्लाज्मिड के कारण। तो प्लाज्मिड स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक क्या होता है? वैसा केमिकल या वैसे मॉलिक्यूल्स जिसके प्रेजेंस में बैक्टीरिया मर जाते हैं उनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो कुछ प्लाज्मिड होने के कारण बैक्टीरिया को उन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है, जिसके कारण वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरते। तो ऐसा स्पेशल कैरेक्टर प्लाज्मिड प्रोवाइड करता है। समझ आया? तो ये एक कैरेक्टर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसा एक और कैरेक्टर है, एक और प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूस करता है ये। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड है, ये जिस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा उस प्लांट में फिर ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या गॉल होता है, गॉल कर्ल, हाँ सब हो जाता है। गॉल समझते हो? मतलब वहां पर ट्यूमर होगा, वहां के सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड करके छोटा सा ट्यूमर जैसा हिस्सा बन जाएगा,
उसको बोलते हैं गॉल डिजीज। तो ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस करता है। एनआईएफ प्लाज्मिड होता है। एनआईएफ प्लाज्मिड होता है। अगर ये एनआईएफ प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में है तो वो बैक्टीरिया फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेगा। ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स ये प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही एक एफ फैक्टर होता है। एफ फैक्टर भी एक प्लाज्मिड है। वो कंजुगेशन करवाता है। सर फर्टिलिटी फैक्टर भी है ना? हाँ, इतना नोट कर लिए। कल का टेस्ट कैसा गया तुम लोग का? बहुत ही नॉर्मल। इतना बढ़िया चैप्टर था जेनेटिक्स। नोट कर लिए? अरे किए कि नहीं किए? इरेज कर दूं? ये एक प्लाज्मिड है एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है। कैसे? ठीक है, जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड होगा, जिसको फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं, एफ फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर, जिसके पास होगा वो बैक्टीरिया कहलाएगा एफ प्लस या फिर डोनर, और जिसके पास वो एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा वो कहलाएगा एफ माइनस और रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये क्या कैरेक्टर शो करता है कि ये जिसके पास एफ फैक्टर होता है वो पिलाई का फॉर्मेशन कराता है। पिलाई का फॉर्मेशन करेगा, फिर जब फीमेल या एफ माइनस उसके पास आएगी तो उसको वो होल्ड कर लेगा और फिर बीच में कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और अपना एफ फैक्टर को रेप्लिकेट करेगा और उसकी एक कॉपी इसके अंदर भेज देगा। जिसके कारण फिर लास्ट में दोनों के पास एफ फैक्टर आ जाएंगे तो दोनों एफ पॉजिटिव सेल्स बन जाएंगे। ये होता है कंजुगेशन और ये होता है एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर के कारण। स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड किया, पिलाई बनवाया, कंजुगेशन ट्यूब बनवाया, ये सारा काम प्लाज्मिड करता है, स्पेशल कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। समझ आया? लिख लिए?
आया रीना समझ में? हाँ तो प्लस से जाएंगे। प्लाज्मिड आ गया ना भाई, प्लाज्मिड आ गया तो प्लस हो गया। आया पवार समझ में? तो पूछना है कल का टेस्ट कैसा गया तुम्हारा? कितना रैंक आया? कितने मार्क्स आए? 381 टोटल। फिजिक्स में कितना है? अरे अब तो पूछ डाला, अब बताओ। चलो नेगेटिव नहीं। कोई ऐसा भी है क्या जिसका जीरो से भी परे है? ये था -1 था, डायरेक्ट 0 नंबर वाला भी था। ये लिख लिए, समझ आ गया? देखो अब ये जो F फैक्टर रहता है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। ना जो F फैक्टर है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। एक तो फ्री फॉर्म में रहेगा, मतलब अगर मान लो ये सेल का मेन जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे अलग से रहेगा फ्री फॉर्म में, एक ऐसे रह सकता है। और दूसरा तरीका इंटीग्रेटेड विथ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस के साथ जा करके मिल जाएगा, उसी में घुस जाएगा। ऐसे जब वो इंटीग्रेट हो जाएगा तब कहलाता है वो इंटीग्रेटेड विथ न्यूक्लियोइड। और ऐसे केस में जब वो प्लाज्मिड जा करके इंटीग्रेट हो जाता है तो इंटीग्रेट हो जाने के बाद सिर्फ उस प्लाज्मिड को कहते हैं एपिसोम। ठीक है, जब वो प्लाज्मिड मेन जेनेटिक मटेरियल के साथ जाकर के इंटीग्रेट हो गया तब वो प्लाज्मिड वाला हिस्सा कहलाता है एपिसोम। और ये सेल पूरा का पूरा ये सेल कहलाता है सुपरमेल। सुपरमेल, मेटामेल या फिर HFR सेल। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। टेस्ट नहीं दी थी क्या दस ने? अभी ठीक हो? ले दे टेस्ट। कितना मार्क्स है? बोल गए? 374। के आसपास आएगा इम्प्रूव होएगा। अभी तक हाईएस्ट कितना आया तुम्हारा? लगभग 400 आसपास। कोशिश तो कर ही रहे हो और इम्प्रूव करने का। क्या सब करना है मेहनत, सब नहीं करते।
सब लोग मेहनत नहीं करते हैं, इसीलिए तो नीट को क्वालिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। सोचो कितने लोग फॉर्म भरते हैं, अगर सभी मेहनत करने लगेंगे तो कितना कंपटीशन होगा। सब लोग मेहनत नहीं करते हैं, कंपटीशन सिर्फ 10-20% लोगों में ही रहता है, बाकी सब परसेंट तो ऐसी भीड़ में नाचने गाने आते हैं। 30% लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बस फॉर्म भर देते हैं। कुछ परसेंट लोग थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, और जो आखिरी के 20% रहते हैं वही लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, और उन्हीं में कंपटीशन रहता है। अब दूसरा एग्जाम दिया तैयारी किया लेकिन एग्जाम नहीं दिया। इसी डॉक्टर बनने का मन नहीं किया मेरे को। डॉक्टर बनने का मन नहीं था, अभी डॉक्टर बनना है। मेरा तबीयत खराब हो गया, खुद इलाज वहाँ रहे हो तो ऐसे बोल रहे तो चलो बढ़ो जबरदस्ती, नहीं बनना मत बनो। नीट का पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ना पसंद था भाई। क्या बचिया राइबोसोम, क्या है राइबोसोम? प्रोटीन फैक्ट्री का कितना एस वाला होता है? कौन कौन से सब यूनिट्स होते हैं? 30S एंड 40। क्या बोल रहे हो तुम लोग? अरे पलटने की क्या जरूरत है, एक को 30 तो बोल ही दिया हो, तो अगले को 40 मत बोलो, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो 70 तो नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, है ना? 50 बोल दो। ऊपर वाला 30S है, नीचे वाला 50S। ठीक, ऐसा राइबोसोम होता है इसका। टोटल कितना एस वाला राइबोसोम हो गया? 70S वाला राइबोसोम होता है। अब ये राइबोसोम ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और कई बार एक ही मैसेंजर आरएनए में कई सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। और एक साथ प्रोटीन्स बनाने लगते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है दिस इज कॉल्ड पॉलीसोम। तो पॉलीसोम में मेनली क्या क्या रहता है? पॉलीसोम में मेनली रहता है राइबोसोम एंड मैसेंजर आरएनए। इन दो चीजों से पॉलीसोम बनता है, और हर एक आरएनए, हर एक राइबोसोम अपना अपना प्रोटीन बनाते रहते हैं। मैसेंजर आरएनए को पढ़ते पढ़ते प्रोटीन है, प्रोटीन। प्रोटीन है, बट पॉलीसोम क्या है? पॉलीसोम में क्या क्या मिलता है बोलने से आप लोग बताएंगे। मैसेंजर आरएनए रहता है और राइबोसोम रहता है। होता है मैथ्स में जोड़ोगे तो, लेकिन हम लोग 70 क्यों लिखे हैं? ऐसा कुछ था का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के लिए के हिसाब से। तो 30S वाले का उसका डेंसिटी 30 है, 80 का डेंसिटी 50 का डेंसिटी 50 है, लेकिन जब दोनों को साथ में जोड़ दोगे तो उनका डेंसिटी 80 नहीं होता है, 70 हो जाता है, और ज्यादा मतलब थोड़े हल्के हो जाते हैं।
भी हो सकती है, बोलेंगे तो बीच में हवा आ जाता है लॉस कुछ नहीं होता, बीच में हवा आ जाता है तो हल्का हो जाता है, ऐसे समझ लो। मत लिखना, वैसे वो साइंटिफिक टर्म नहीं है, ऐसी याद रखने के लिए बता रहा हूँ। नोट कर लिए सब लोग? क्या होता है पॉलीसोम? जब एक मैसेंजर आरएनए में कई सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। चलिए लिखोगे तुम? देख लिए? इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हमको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है भाई। क्या करता है बैक्टीरिया? कई सारी चीजों को अपने साइटोप्लाज्म में स्टोर करके रखता है और वो छोटे छोटे फ्रीली लाइंग ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, जिसको इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। क्या है इंक्लूजन बॉडीज? दे आर द रिजर्व मटेरियल present freely in cytoplasm। साइटोप्लाज्म में फ्रीली रिजर्व मटेरियल लाई करते हैं, उसको इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। और ये नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, याद रखना, नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये किसी भी लिपिड मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं रहते हैं, ठीक है। ये सिंपली ग्रैन्यूल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं और ये रिजर्व मटेरियल स्टोर करते हैं। क्या क्या चीजों को स्टोर करते हैं? जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, जो फॉस्फेट को स्टोर करता है उसको बोलते हैं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स। कुछ लोग प्रोटीन को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करने वाला कहलाता है साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। ठीक है। फॉस्फेट को जब स्टोर किया जाता है तो वो कहलाता है वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल, प्रोटीन को स्टोर किया जाता है तो वो कहलाता है साइनोफेसियन ग्रैन्यूल, और ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं तो वो कहलाता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। ऐसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है, वो भी इंक्लूजन बॉडीज है, दैट इज कॉल्ड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल में क्या रहेगा? गैस रहेगा, है ना। तो गैस रहता है और वो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, लेकिन उस मेम्ब्रेन को, वो लिपिड मेम्ब्रेन नहीं रहता, वो एक प्रोटीन का लेयर रहता है, प्रोटीन का मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, मतलब वो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन नहीं है, प्रोटीन का लेयर है जो उस गैस वैक्यूल को सराउंड करता है। तो गैस वैक्यूल सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर से सराउंडेड रहेगा। क्या प्रोवाइड करेगा गैस? बॉयंसी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को,
बॉयंसी समझते हो ना? क्या होता है? पानी में रहने पर ऊपर की तरफ फोर्स महसूस होता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स और बॉयंसी। तो जिसके कारण बैक्टीरिया क्या होगा, नीचे जाएगा कि ऊपर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। ऊपर आएगा तो उसको सनलाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो फिर वो क्या करेगा सनलाइट में? फोटोसिंथेसिस करेगा। मतलब गैस वैक्यूल किस टाइप के बैक्टीरिया में मिलेगा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेटिक? साइनोबैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल हमको मिलता है, they are present in cyanobacteria, that is blue green algae। इसके अलावा और भी कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया। एंड पर्पल बैक्टीरिया, ये तीनों फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। फर्क ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करता है और ये दोनों एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये इसमें पर्पल, इसमें जो पिगमेंट होता है दैट पिगमेंट इज कॉल्ड पर्पुरिन पिगमेंट। ठीक है, पर्पल कलर जिस कारण बैक्टीरिया पर्पल दिखता है दैट पिगमेंट इज कॉल्ड पर्पुरिन पिगमेंट और बैक्टीरियोपुर्पुरिन और बैक्टीरियोपुर्पुरिन। और ऐसे ही जो ग्रीन वाला है इसमें जो पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोविरिडिन। नोट कर लिए? क्या कराता है गैस वैक्यूल? बॉयंसी प्रोवाइड कराता है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर समझ में आया? शुरुआत से लेकर के अंत तक, है ना? मेम्ब्रेन से लेकर के सेंटर तक सब समझ में आ गया? तब डिफरेंस बता लोगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में? चलो बताते जाना। इतना नोट कर लिए? पढ़ना क्या पड़ता है उसके लिए बस डायग्राम याद आना चाहिए। याद होगा डायग्राम, रिकॉल नहीं कर पा रहे। आँख बंद करो, चिंतन करो, भगवान को और बैक्टीरिया को याद करो, सब याद आ जाएगा। चलिए 3 कॉलम बनाइए। चलो अभी डिफरेंस बताओगे तुम लोग 15 मिनट। जल्दी से कॉलम बनाओ। क्या पहला कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बताइए किसमें होता है किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोट में एब्सेंट,
और यूकैरियोट में प्रेजेंट। प्रेजेंट। बता दी पहला डिफरेंस तुम लोग। दूसरा कैरेक्टर जेनेटिक मटेरियल। दोनों तो डीएनए से ही होता है ना? आप ये बताओ प्रोकैरियोट में कैसा होता है वो डीएनए से? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो दोनों में कॉमन है। लीनियर सर्कुलर के हिसाब से बताओ प्रोकैरियोट में कैसा होता है? सर्कुलर। और यूकैरियोट में लीनियर होता है। तीसरा कैरेक्टर हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोट में होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो प्रोकैरियोट में एब्सेंट, यूकैरियोट में प्रेजेंट। चौथा कैरेक्टर सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट। क्या बोले? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। उसमें भी प्लांट्स में केस अभी प्रोकैरियोट में होता है, कौन सा वाला होता है? किस चीज से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकैन से। यूकैरियोट के प्लांट की बात करें तो प्लांट में किस चीज से बना होता है? सेलुलोज से। और फंजाई में काइटिन से। पांचवा ग्लाइकोकैलिक्स। होता तो दोनों में है। प्रोकैरियोट का जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो पॉलीसैकेराइड से बनता है, मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे मोइटीज होंगे, बहुत सारे यूनिट्स होंगे, तो वो पॉलीसैकेराइड से बनता है। यूकैरियोट्स के केस में वो ओलिगोसैकेराइड से बनता है, मतलब वहां कार्बोहाइड्रेट के यूनिट्स थोड़े कम होंगे। छठवा मीजोजोम। बताओ प्रोकैरियोट में होता है कि नहीं? होता है, प्रेजेंट। और यूकैरियोट में एब्सेंट। तो बताओ कौन बोल रहा था? याद नहीं तुम? ठीक है, नहीं बता पाओ तो बोल रहे थे। हाथ थोड़ी मानते हैं, बिना कोशिश की। सातवां कैरेक्टर राइबोसोम। बताओ प्रोकैरियोट में कैसा वाला रहता है? 70S। और यूकैरियोट में 80S। आठवां फ्लैजिला। फ्लैजिला कौन से प्रोटीन से बनता है? फ्लैजिला प्रोकैरियोट में फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। और यूकैरियोट में बताओ, सही बोल रही थी अरीना? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। मूवमेंट कैसा होता है प्रोकैरियोट में? 360 डिग्री मूवमेंट होता है। और यूकैरियोट में ऐसे हंटर लाइक मूवमेंट होता है। क्या बोलते हैं उसको? हंटर लाइक मूवमेंट। लिख लो। हंटर लाइक मूवमेंट। 9th कैरेक्टर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट में होता है कि नहीं? नहीं होता। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। यूकैरियोट में होता है। एक आध एग्जांपल दे दो। बताओ। और बोलो, 5-6 और बोलो। क्या-क्या ऑर्गेनेल होता है यूकैरियोट में? याद करो, सेल के अंदर क्या-क्या नजर आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम।
स्पायरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, इतना सारा है। अगला कैरेक्टर साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। और किसके जरिए होता है ये? कौन करवाता है इसको? स्पिंडल एक्टिन करवाता है, मतलब साइटोस्केलेटन करवाता है। मतलब साइटोस्केलेटन किसमें होता है? यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस किसमें होगा? यूकैरियोट में होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होगा। ट्रू वैक्यूल मतलब लिपिड मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल प्रोकैरियोट में होता है कि नहीं? नहीं होता। तो एब्सेंट, यूकैरियोट में होता है तो प्रेजेंट। बारहवां सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि हिस्टोन नहीं है। तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एमाइटोटिक सेल डिवीजन या एमाइटोसिस। और यूकैरियोटिक में कैसा होता है? माइटोसिस एंड मियोसिस। उसके बाद प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्रोकैरियोट में होता है कि नहीं? होता है प्रेजेंट। और यूकैरियोट में नहीं होता। मेम्ब्रेन सिस्टम। प्रोकैरियोट में कितना मेम्ब्रेन सिस्टम होता है? सिंगल या डबल? कितने मेम्ब्रेन होते हैं उस सेल के पास? बाहर में एक रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अलावा कुछ और रहता है क्या? नहीं रहता। मतलब सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। और यूकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। साइटोस्केलेटन भी लिख लो। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में होता है क्या? नहीं होता, एब्सेंट। और यूकैरियोट में प्रेजेंट। बता पाए कि नहीं ये 15 डिफरेंस सब लोग? 15 तो खैर 3 तो मैं बताया, बाकी 12 डिफरेंस बता पाए कि नहीं बता पाए? बिना पढ़े। कई बार बिना पढ़े भी हम लोग जान लेते हैं आंसर, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए, फिर सोच के सब भी हो जाता है। कल मेरे को याद दिलाना।